गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे अपना आइडियोलॉजी एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ वॉलंटरीज विद स्पेशल रेफरेंस टू भगत सिंह कि भगत सिंह के विशेष संदर्भ में क्रांतिकारियों की क्या विचारधारा थी और उनका योगदान उन्होंने किस तरह से दिया था अपनी क्रांति में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आज इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा कि भारत में अंग्रेजी जो साम्राज्य की स्थापना के समय से ही इसके जो शोषणकारी समूह के विरुद्ध संग्राम आरंभ हो गए थे, क्योंकि इस विदेशी साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए भारत के लोगों ने अपने अनेक तरीके अपना लिए थे और 1857 ईस्वी तक भारतीय जनता ने अपने राजाओं, धार्मिक नेताओं या बेदखल जमींदारों के नेतृत्व में भी ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए अनेक सशस्त्र संघर्ष किए, जिसकी वजह से 1857 ईस्वी की क्रांति के समय अपनी जो चरम सीमा पर यह संघर्ष पहुंच गया था और अंग्रेजी सरकार की जो तानाशाही है और जो शोषणकारी नीतियां थी इसके विरुद्ध भी जन आंदोलन कई बार चलाए गए थे। जैसे कि 1855 ईस्वी का संथाल विद्रोह आपका है 1855 ईस्वी का संथाल विद्रोह, 1860 ईस्वी का नील आंदोलन और दक्षिण में 1870 ईस्वी के दशक में आंदोलन चलाया गया था और आपका किसान आंदोलन भी 1890 ईस्वी में चलाया गया था। इसके बाद आपका 1890 ईस्वी में पंजाब में ही कूका आंदोलन तथा उत्तर पूर्व में बहावी आंदोलन आदि चलाए गए थे। ठीक है, जो आंदोलन ये चलाए गए इसमें जनता ने खूब योगदान दिया, जन का विकास के लिए अनेक प्रयास किए, परंतु ये आंदोलन भी असफल रहे। 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कई प्रकार के सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तनों के कारण धीरे धीरे राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ और भारतीय जो राजनीति है उसके रंगमंच पर सबसे पहले उदारवादियों का पदार्पण हुआ था। इन लोगों का जो अंग्रेजों की न्यायप्रियता है, जो लोग अंग्रेजों ने इन पर अनेक कर थोपे हुए थे, भारतीय जनता न्याय चाहती थी, परंतु भारतीय जनता को इनकी जो न्यायप्रियता है उसमें विश्वास नहीं था और ये लोग कर्मिक सुधारों के भी पक्ष में नहीं थे। क्रांति एवं आतंक में इन लोगों की आस्था नहीं थी। ये लोग शासन में सुधार, प्रेस की स्वतंत्रता तथा शांति, संवैधानिक तरीकों से सुधार करना चाहते थे, परंतु इनकी ये नीतियां कोरे कागज के समान थी जिन्हें आम भारतीय जनता समझने में असमर्थ रही। परंतु समय समय के साथ राष्ट्रीय चेतना बढ़ती गई और उदारवादी प्रणाली का विरोध करने वाले लोग सामने आने लगे थे। इन लोगों को उग्रवादी कहा गया, क्योंकि जो उदारवादी थे वो शांति समझौते के तरीके से अपना अधिकार चाहते थे, परंतु जो ये उग्रवादी थे इन्होंने हिंसा के द्वारा भी अपना राष्ट्रीय चेतना थी जो इनके अंदर, हिंसा के द्वारा भी अपने स्वराज्य को प्राप्त करना चाहते थे। जिनका अंग्रेजों की जो नेक नीति थी, न्याय में तनिक विश्वास नहीं था और अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज बुलंद का स्वराज्य प्राप्त करना इन लोगों का प्रमुख लक्ष्य माना गया था। इनमें थे लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल जो उग्र राष्ट्रवादी थे। इन लोगों का जो विश्वास था वो संगठन शक्ति, आत्मनिर्भरता में था और इन लोगों ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार, स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग तथा राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना पर भी जोर दिया। परंतु 1907 में कांग्रेस की फूट के बाद उग्रवादी आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने कठोर दमन का सहारा लिया था। इसमें है आपका कि जो विदेशों में होने वाली कुछ घटनाओं ने भी नवयुवकों को इस दिशा में मुड़ने के लिए प्रेरित किया और राजनीतिक क्षेत्र में भी उभरी इस विचारधारा को आतंकवादी या क्रांतिकारी का नाम दिया गया। अंग्रेजी सरकार के इस दस्तावेजों में इन नवयुवकों को आतंकवादी कहकर बदनाम करने की कोशिश की गई और क्योंकि ये लोग बम तथा हथियारों का सहारा लेकर ब्रिटिश साम्राज्य को समूल नष्ट करना चाहते थे, अतः सरकार ने इन नवयुवकों को आतंकवाद की संज्ञा दी कि ये तो आतंकवादी हैं। ठीक है, परंतु जो हमारे विचारों में ये लोग सही अर्थों में कट्टर देशभक्त थे, मातृभूमि से भूत लगाव था उनका और वो हंसते हंसते फांसी पर विचरने के लिए तैयार थे। अतः हम इस विचारधारा के लिए इनका
जो क्रांतिकारी शब्द है इनके लिए प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है बेटा आपका कि क्रांतिकारी विचारधारा क्या थी। कि क्रांतिकारी विचारधारा में कि क्रांतिकारी गतिविधियां तथा चरमपंथ है जो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का एक महत्वपूर्ण पक्ष और प्रवृत्ति थी। कांग्रेस के व्यापक क्षेत्र के बाहर युद्ध प्रिय या हम कह सकते हैं लड़ाकू जो राष्ट्रवाद की चेतना निरंतर विकसित हो रही थी। क्रांतिकारियों की जो संवैधानिक साधनों तथा भिक्षावृत्ति में कोई आशा नहीं थी। इनका जो आत्मनिर्भरता थी, आत्मशक्ति थी, वो अटूट थी। इनकी हिंसा में आस्था थी और ये लोग हिंसात्मक उपायों द्वारा ब्रिटिश शासन को अस्त व्यस्त करना चाहते थे। इनका विश्वास था कि जो विदेशी दास्ता है उससे मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए हमें कोई भी त्याग करना पड़े, कोई भी बलिदान देना पड़े, हम उसके लिए तैयार हैं। इन लोगों ने देश में देशभक्ति की भावना बहुत ज़्यादा कुट कर भर रखी थी। लोगों के अंदर अपने देश के प्रति अनेक तरह की भावनाएं आ रही थी कि हम अपने देश के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं अपनी मातृभूमि के लिए। और ब्रिटिश तथा ब्रिटिश शासकों के हृदय में जो आतंक है उसको उत्पन्न करके उनसे स्वतंत्रता छीनना ये लोग अपने कर्तव्य समझते थे और इस पवित्र कार्य के लिए अपना रक्तदान देना भी, अपना रक्त बहाना भी वो तुच्छ भी नहीं समझते थे। और इन लोगों के लिए देश की जो गुलामी से मुक्त करके पवित्र करना जिंदगी से भी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण कार्य था। और यही कारण था कि ये लोग फांसी पर ये चढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे और अपने लक्ष्य को कभी भी वो हल्की नज़र से नहीं देखते थे। सिर्फ उनको स्वतंत्रता चाहिए थी। इसमें थे जो वासुदेव बलवंत फड़के था, चापेकर बाई था, श्यामजी कृष्ण वर्मा था, मदन लाल डिंगरा, वारिंदर कुमार घोष, आपका जो लोकप्रिय है सरदार भगत सिंह आदि के वक्तव्य इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि इन लोगों के हृदय में देशभक्ति की भावना थी जो वह बहुत ज़्यादा भरी हुई थी। ये लोग जल्द से जल्द अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहते थे। और 1857 ईस्वी की क्रांति है जो महान क्रांति, उसकी प्रेरणा का स्रोत थी कि वो भी इस तरह झांसी की रानी की तरह अपने देश के लिए लड़कर बलिदान दे दें और अपने देश को स्वतंत्र करवाएं। ये जो लोग थे ये इटली, जो आयरलैंड है देश, सोवियत रूस है आदि देशों के जो आतंकवादी आंदोलनों ने भी इन्हें प्रेरणा दी। और ये लोग न तो अराजकतावादी थे और न ही आतंकवादी थे जैसे कि अंग्रेजों ने इन्हें संबोधित कर रखा था। ये मातृभूमि के सच्चे सपूत थे और अन्याय, घूसखोरी व कूटनीति पर भी टिकी अंग्रेजी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे। और इनका एक कार्य केवल राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित नहीं था, बल्कि ये लोग तो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक कई क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे और अंग्रेजी अर्थव्यवस्था को ख़त्म करना चाहते थे, जिसकी वजह से ये क्रांतिकारी लोग क्रांति के द्वारा अपने आप को स्वतंत्र कर समानता के आधार पर नई राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे। और इन्हें अपने देश से बहुत ज़्यादा प्रेम था, मानवता से बहुत प्रेम था। ये लोगों का खून नहीं बहाना चाहते थे, सिर्फ अपने आप को ही कष्ट देना चाहते थे। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि हम अपने देश को स्वतंत्र करवाएं, हमें स्वतंत्रता चाहिए। और भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को मुख्य रूप से 2 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट है कि कांग्रेस के विभाजन से 1920 ईस्वी तक, और द्वितीय चरण है उसका 1926 से 1934 एवं सुभाष चंद्र बोस के क्रांतिकारी आंदोलन तक। इस आंदोलन के हमारे कुछ क्रांतिकारी आंदोलन के कुछ कारण भी हैं, किस तरह से जो क्रांतिकारी आंदोलन है वो किस तरह से उदय हुआ था, क्या कारण रहे थे जिसके कारण क्रांतिकारी रूप लेना पड़ा। फर्स्ट है बेटे आपका संवैधानिक साधनों की असफलता, कि कांग्रेस के उदारवादी नेताओं ने अपनी मांगे हैं वो मनवाने के लिए संवैधानिक साधनों का उपयोग किया, परंतु लगातार प्रार्थना करने के बावजूद भी अंग्रेजी सरकार ने उनकी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया था। चाहे वो अपील करे, दलील करे, परंतु अंग्रेज सरकार उनकी बातें नहीं मानती थी। उग्रवादी नेताओं का संपूर्ण कार्यक्रम व राजनीतिक आंदोलन भी शांतिपूर्ण विरोध पर आधारित
था और ब्रिटिश सरकार पर जब इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा हुआ था तो देश का युवा वर्ग विवश हो गया और उन्हें विश्वास हो गया कि अब उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शक्ति का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। और युगांतर पत्र ने 1906 में लिखा है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए और भारत के 30 करोड़ लोगों के 60 करोड़ हाथ संघर्ष में जुट जाएं, अतः युवा वर्ग के लिए आतंक का सहारा लेना आवश्यक हो गया। ठीक है, क्योंकि जब तक उनको आज़ादी नहीं मिलेगी वो इस तरह से ही संघर्ष करते रहेंगे, अपना आतंक का सहारा लेना पड़ा उनको मजबूर होकर। सेकेंड है आपका बेटा आर्थिक शोषण, कि जो अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक नीतियों ने देश में चारों तरफ से तबाही मचा दी थी। स्वतंत्र व्यापार नीति से देश का व्यापार उद्योग ठप हो गया था। जो कृषि है वो बुरी तरह से खराब हो गई थी। देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी। दिन प्रतिदिन भारत का धन इंग्लैंड जा रहा था। भारत के जो धन का अपव्यय है वो अफगानिस्तान, तिब्बत, अफ्रीका की लड़ाइयाँ अफ्रीका की लड़ाइयों में हो रहा था ख़त्म, क्योंकि अफ्रीका में लड़ाई चली हुई थी जिसकी वजह से बाहर से सारा धन जा रहा था, शस्त्र जा रहे थे। और यह सत्य है कि जब शोषण अपने शिखर पर पहुंच जाता है तो क्रांति एक आतंक का रूप ले लेती है। और शिक्षित युवा वर्ग यह जान चुका था कि जो भारत की बिगड़ती ही आर्थिक स्थिति का कारण अंग्रेजी सरकार है और देश के स्वतंत्र होने से ही आर्थिक जो शोषण है वो दूर होगा। अतः हिंसात्मक साधनों द्वारा भी ब्रिटिश साम्राज्य को खत्म करने के प्रयास में वो जुट गए थे। थर्ड पॉइंट है अकाल तथा प्लेग, कि जो 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद लोगों में जो रोष उत्पन्न हो गया था अपने भारत को आज़ाद करवाने के लिए, वो तो साथ के साथ चल ही रहा था, परंतु 1897 ईस्वी में देश में जो भयंकर काल पड़ा जिससे दक्षिण भारत की बड़ी आबादी थी वो मौत का शिकार हो गई। परंतु सरकार ने उस समय में कुछ भी अकाल पीड़ितों को के लिए कुछ नहीं किया। उन्हें उल्टे दिनों में भी भारत के धन को महारानी विक्टोरिया की रजत जयंती मनाने पर खर्च कर दिया। जो महारानी विक्टोरिया है उसकी जो रजत जयंती में बहुत ज़्यादा पैसा है जो खर्च किया गया, परंतु सरकार ने ये नहीं सोचा कि जो भारतीय लोग हैं वो अकाल के दौरान खाना भी उनको नहीं मिल रहा, क्यों ना उनको दिया जाए। परंतु इसकी जो आतंकवादी रूप क्रांतिकारियों ने लिया था वो बिल्कुल सही लिया था, क्योंकि जब तक लोग मर रहे थे भूख के कारण, उनको एक अन्न भी नहीं मिल रहा था खाने के लिए, और वहाँ पर महारानी विक्टोरिया की रजत जयंती के लिए अनेकों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे थे, जिससे जनता में रोष पैदा हो गया। और प्लेग ने भी भारी तबाही मचाई थी। सरकार ने प्लेग की रोकथाम के लिए भी विशेष प्रबंध नहीं किए और प्लेग पीड़ितों के साथ सरकारी कर्मचारियों ने बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार किया। इन्हें कोई भी मेडिसिन नहीं दी गई। इससे शुद्ध होकर छापेकर भाइयों ने 2 प्लेग अधिकारियों रेड एम आर्स्ट को मार डाला और सरकार ने इस घटना के लिए तिलक को जिम्मेवार माना और उन्हें 18 मास के कठोर कारावास की सजा दी। इससे क्रांतिकारी आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। फोर्थ पॉइंट है आपका बंगाल का विभाजन। जो क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन को उत्साहित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कार्य मंगोल का विभाजन था। लॉर्ड कर्जन ने हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालने तथा सांप्रदायिकता के अंदर जहर घोलने के लिए प्रशासनिक सुविधा के नाम पर मंगोल को 2 भागों में बांट दिया था। क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में बंगाल को 2 भागों में बांट दिया था, जिसके कारण एक तो हो गया था आपका जिसको हम द्वैध शासन भी कहते हैं, 2 भागों में बांटकर एक हिंदू बंगाल एक मुस्लिम बंगाल। और इस विभाजन को भारत की जो राष्ट्रीयता है उस पर भी गहरा चोट लगा। इस विभाजन की वजह से देश में असंतोष फैल गया। युवा वर्ग को विश्वास था कि शांतिमय और संवैधानिक साधनों से ही अंग्रेजी शासन नहीं मानने वाला, अतः वे आतंकवाद की तरफ मुड़े और बंगाल में अनेक क्रांतिकारी गुप्त समितियां स्थापित हो गई और देश के अन्य भागों में भी काम करे नवयुवकों के साथ मिलकर ये समितियां ब्रिटिश साम्राज्य को ताकत द्वारा नष्ट करने का प्रयत्न करने लगी थी। नेक्स्ट आपका धार्मिक नेताओं का प्रभाव, कि लंदन टाइम्स के संवाददाता जो वैलेंटाइन सिरोल थे
उन्होंने भी लिखा था कि जो भारत में आतंकवाद है वो पश्चिम के विरुद्ध ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया थी और उसे कट्टरवादी हिंदुओं ने प्रेरित किया था। जो भारतीय हैं वो नवयुवक विवेकानंद और अन्य नेताओं से अत्यंत प्रभावित थी। उन्होंने बताया कि जो आत्मा अमर है वो सबसे बड़ा धर्म राष्ट्रभक्ति है और इसका नवयुवकों पर विशेष प्रभाव पड़ा और बलिदान देना उनके लिए धार्मिक कर्तव्य हो गया था कि हम अपने भाईचारे के लिए, अपने बंधुत्व के लिए कुछ भी करेंगे। बलिदान की जो इस भावना के कारण ही उनके मन में मृत्यु का भय समाप्त हो गया था और वे क्रांति के मार्ग पर जोर देने लगे थे कि हमें क्रांति ही चाहिए, मतलब क्रांति चाहिए, मतलब हमें स्वतंत्रता चाहिए। नेक्स्ट है हमारा साहित्य का प्रभाव, कि साहित्य का किस तरह से प्रभाव पड़ा था कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो भारतीयों की क्रांतिकारी नीतियां थी, कि जो भारत का युवा वर्ग है वह साहित्यकारों की रचनाओं तथा लेखों से खासा प्रभावित था, मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावित था। और जो बंकिम चंद्र का जो आनंद मठ है उसमें पूर्णतः क्रांतिकारी विचारों से वो भरा पड़ा हुआ है। उसमें क्रांतिकारियों के लिए अनेक प्रेरित लेख लिखे गए हैं। वह नवयुग का प्रेरणा स्रोत बन गया था और रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाओं ने भी देशभक्ति एवं बलिदान के भाव भरे। वीरेंद्र कुमार घोष के लेखों ने भी नवयुगों को अत्याचारी शासन को समाप्त करने के लिए क्रांतिकारी साधन अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने लिखा कि जब ईश्वरीय शक्ति मानवीय हृदय में चमकती है तो मनुष्य में असंभव कार्य करने की भी शक्ति आ जाती है। और इस प्रकार साहित्य ने भी युवाओं को क्रांतिकारी साधनों की तरफ मुड़ने की प्रेरणा दी। नेक्स्ट आपका विदेशी घटनाओं का प्रभाव। भारतीय क्रांतिकारियों को विदेशी क्रांतिकारी घटनाओं से भी प्रेरणा मिली और 1905 ईस्वी में रूस पर जापान की विजय ने साम्राज्यवादियों की अजेयता पर से पर्दा उठाया और युवाओं ने में जो आत्मविश्वास है वो बढ़ा। और आयरलैंड के क्रांतिकारियों ने भी इंग्लैंड के विरुद्ध जो कदम उठाए थे उनसे भी नवयुवकों को प्रेरणा मिली। और साथ ही में रूसी जो निहिलिस्टों की हिंसात्मक कार्यवाही से भी वो प्रेरित हुए थे। नेक्स्ट है बेटा आपका सरकार की जो दमनकारी नीति है, कि सरकार ने किस तरह से क्रांतिकारियों को दबाने के लिए दमन का सहारा लिया। कांग्रेस में विभाजन से अंग्रेजी सरकार को राष्ट्रवादी तत्वों से निपटने का मौका मिल गया था। और बंगाल है जो विभाजन के दौरान सरकार ने कठोर दमनात्मक नीति का पालन किया था। लाला लाजपत राय, सरदार अजीत सिंह थे और तिलक थे, वीरेंद्र कुमार घोष थे। इन नेताओं ने राजद्रोह कानून लगाकर उन्हें देश निकाला दे दिया था इन लोगों को। लॉर्ड मिंटो है, लॉर्ड हार्डिंग ने भी कई कठोर नियम बनाकर राष्ट्रवादी आंदोलन का गला घोटने का प्रयास किया। अतः वे विवश होकर युवा वर्ग सरकारी दमन को रोकने के लिए ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तत्पर हो उठे थे। और अंत में हम कहेंगे कि जो ब्रिटिश सरकार है उसकी दमनकारी नीति के परिणाम स्वरूप क्रांतिकारी आंदोलन का उदय हुआ था। ये थे आपके क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के कारण। ठीक है बेटे, ओके।